साथियों, आज का हमारा विषय है विभिन्न राजनीतिक पार्टियां दलाल और भड़वों को टिकट कैसे देती है और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की तरफ से ये कैसे चुने जाते हैं। ये चुन के जाते हैं या आपराधिक षड्यंत्र के तहत इनको चुना जाता है, या फिर हमारी तरफ से ऐसा दर्शाया जाता है कि ये हमारे नुमाइंदे हैं। अब देखना यह है कि हमारे नुमाइंदे होते हैं या उनके दलाल और भड़वे होते हैं। इसी बात पर आज चर्चा होगी। जय मूल निवासी साथियों, मैंने विषय बता ही दिया है आपको कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को बर्बाद करने के लिए राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार दलाल और भड़वों को टिकट देती है। सबसे पहले तो इन दलाल और भड़वों की एक फहरिस्त बनाई जाती है कि इनमें से करप्ट कौन होता है, बदमाश कौन है और किसी अपराध में कौन शामिल है। यदि वो शामिल नहीं है और कोई दबंग नेता है तो उसको किसी न किसी अपराध में जानबूझ करके शामिल करवाया जाता है और शामिल करवाने के बाद उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं और मुकदमे लगाने के बाद वो उनके अंडर में आ जाता है, उनके दबाव में रहता है, उनकी दबेल में रहता है। तो फिर वो उसे किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी जगह से टिकट देती है। ऐसी जगह से टिकट देती है जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के उम्मीदवार खड़े होते हैं। अब होता यह है कि इन दलाल और भड़वों को कैसे आगे लाया जाता है। सबसे पहले इनके बारे में एक हवा फैलाई जाती है और इनकी चर्चाएं की जाती है। जो बड़े नेता होते हैं वो इनके साथ फोटो सेशन करवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उन फोटो को विभिन्न जगह प्रसारित किया जाता है, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता है। और प्रसारण करने के बाद जब उनकी प्रसिद्धि हो जाती है तो आम जनता ये समझती है कि ये शासन और प्रशासन के करीब रहने वाला नेता ये है और ये जननेता है। और उसे जननेता समझने के बाद कुछ लोग उनके साथ लग जाते हैं। कुछ चमचे होते हैं और कुछ आपराधिक किस्म के लोग होते हैं, कुछ दबंग किस्म के लोग होते हैं और उनके साथ साथ वो लोग भी होते हैं जिन पार्टियों के ब्राह्मणवादी या मनोवादी नेताओं ने या जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विरुद्ध पॉलिसी रचते हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, वो नेता अपने लोगों को उनके साथ लगा देते हैं और उनके साथ लगा करके और उनको प्रसिद्ध करते हैं। और जब टिकट बंटने का टाइम होता है तब उनको उनकी दावेदारी दबंगता से रखवाते हैं और पब्लिक का एक बूम बनाते हैं उनके पक्ष में। और ऐसा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां खुद पैसा देती है और खुद पैसा खर्च करती है, खुद प्रचार सामग्री लगाती है। और उसके बाद जब उस आदमी का ये लगता है लोगों को कि हाँ भाई दबंग है और इस आदमी की जनता के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है, पूछ है, तो फिर उस आदमी का टिकट अलॉट कर देती है। टिकट देते समय सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती है अंदर से। ऐसा लगता है हमें कि ये ऊपर से अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग नहीं होती है। सभी ब्राह्मणवादी लोग एक ही होते हैं, इनमें कोई अलग नहीं होता है। ये अंदर ही अंदर एक चक्रव्यूह रचते हैं और उस चक्रव्यूह के तहत ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो उम्मीदवार होते हैं वहां पर पूरा जोर लगा देते हैं कि किस दलाल और किस भड़वे को जितवाना है। जिस दलाल और भड़वे को टिकट दिया होता है उस दलाल और भड़वे के पक्ष में वहां के जो आम लोग होते हैं, दूसरे जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के अलावा अन्य वोटर होते हैं, वो वोटर सारे के सारे एक चर्चा कर लेते हैं, एक मत हो जाते हैं, एकता कर लेते हैं और वो उसको वोट दिलवा करके और भरपूर से उसके वो पक्ष में वोटिंग करके उसको जितवा के ले जाते हैं। और वो जीतने के बाद जैसे ही वो चुनाव जीत जाता है उनके जरिए 5 वर्ष तक विकास कार्यों में दलाली खाते हैं और उस दलाली में वो सारे लोग शामिल होते हैं जो उनके समर्थक होते हैं, चमचे होते हैं और भी कई तरह के अपराधी किस्म के लोग होते हैं, वो उनके पक्ष में होते हैं। और वो लोग जो लोग इसको जितवा करके लेकर के आए हैं उनमें हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का वोट भी पड़ता है, लेकिन उस वोट बैंक के अलावा जो लोग निर्णायक भूमिका में होते हैं, जो कि ब्राह्मणवादी हो सकते हैं, मनोवादी हो सकते हैं या फिर उन्हीं पार्टियों के हो सकते हैं जो कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को दबा के रखना चाहते हैं, वो लोग एक मत होकर के एक बूम बनाते हैं और बाकायदा ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसे साथ में समर्थन में जुटते हैं उसके
और उसको जितवा करके वो ले जाते हैं। अब जीतने के बाद जो कुछ होता है आपको पता ही है। 5 साल तक आराम से दलाली खाते हैं विकास कार्यों में और भी कई और कामों में, और दुनिया भर के भ्रष्टाचार के काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, और उनको इस तरीके से शामिल कर लिया जाता है, पूरे व्यभिचार करवा के उनको शामिल कर लिया जाता है ताकि वो किसी के सामने कभी भी मुंह ना खोले। और यदि कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ कोई पॉलिसी बन रही है, कोई कानून बन रहा है, तो वो विरोध ना करे, बल्कि वो मेज थपथपा करके उसके समर्थन में वोट डाले। और यदि वो वोट न डाले और ऐसी पॉलिसी का विरोध करे तो फिर उसके पीछे ED CBI ऐसी चीजें लगा दी जाती है। इसके डर के मारे वो कुछ नहीं बोलता है, कहीं न कहीं व्यभिचार में शामिल हो जाता है, किसी न किसी करप्शन में उसको शामिल कर दिया जाता है। और जो ईमानदार होते हैं उनके चारों तरफ ऐसे करप्ट लोगों की एक फहरिस्त बना दी जाती है, एक व्यू रचना रची जाती है, जिसके बीच में ईमानदार लोगों को रखा जाता है, दबंग लोगों को रखा जाता है और उनको भी कैसे न कैसे करप्ट कर दिया जाता है। यदि विरोध होता है तो यदि किसी ऐसी पॉलिसी का, किसी कानून का ऐसा विरोध होता है तो सहानुभूतिपूर्वक रियायत दिलवाने के बहाने ये लोग जनता में आते हैं और उनकी सुनते हैं। ऐसा लगता है कि वो जननेता है, और फिर बहुत सारा विरोधी कानून होता है, बहुत सारी विरोधी पॉलिसी होती है, जिसके अंदर 1-2 चीज़ों के अंदर उनको रियायत दिलवा देते हैं और वो उनके जननेता बन जाते हैं। और आगामी चुनाव से पहले SC ST OBC के आरक्षण के विरुद्ध अदालतों से फैसले करवाते हैं, दंगे करवाते हैं और मॉब लिंचिंग करवाते हैं, और कभी तबरेज करवाते हैं, और कभी अखलाक की हत्या करवाते हैं, कभी पायल तड़वी की बलात्कार करवाते हैं, उसकी हत्या करवाते हैं, और कभी प्रियंका रेड्डी की हत्या करवाते हैं और उसका बलात्कार करवाते हैं। कभी राम मंदिर करवाते हैं, कभी बाबरी मस्जिद के विवाद उठाते हैं और वोट बटोरते हैं ताकि फिर से वो चुनाव जीत जाए। EVM जैसे मुद्दों को दबाने के लिए धार्मिक दंगे करवाते हैं। इनका ये काम होता है कि EVM जैसे मुद्दा, जैसे EVM का मुद्दा इस टाइम ज्वलंत है, और EVM ही वो राक्षस है जो आपको और हमारे को और पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को खा रहा है। और ये सारी राजनीतिक व्यवस्था कुछ लोगों के पक्ष में एक तरफा जा रही है, अर्थात सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारी की सारी कार्यपालिका और सारी की सारी न्यायपालिका सिर्फ एक जाति, एक समाज के पक्ष में सेंट्रलाइज हो चुकी है, और वो सारे के सारे इस व्यवस्था पर छा चुके हैं। इसीलिए वो कभी SC के खिलाफ, कभी ST के खिलाफ, कभी OBC के खिलाफ, उसके आरक्षण के खिलाफ ऐसे ऐसे फैसले देते हैं। उन फैसलों का फिर विरोध होता है, और फिर विरोध होने के बाद दंगे होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, आगजनियां होती है, और भी ऐसे कई अपराध होते हैं। और उन अपराधों के अंदर कहीं न कहीं उन्हीं से उल्टे सीधे बयान दिलवाए जाते हैं और उनको विवाद में घेर लेते हैं। क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी को अब सवाल आता है, क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी अर्थात बहुजनों के प्रत्याशी की सीट पर ब्राह्मणवादियों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? इनको बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि SC ST OBC और माइनॉरिटी किसी अच्छे बंदे को, सही बंदे को या सही उम्मीदवार को चुनती है और उसके पक्ष में वोट डालती है, तो ये ब्राह्मणवादी लोग और मनुवादी लोग जो कि इन्हीं पार्टियों के होते हैं और सब एक ही होते हैं, वो किसी आपस में किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते, वो सब एक होते हैं, और किसी एक बंदे को जो एक दलाल और भड़वा है उसको जितवा करके वो ले जाते हैं। अर्थात वो आदमी को ये जो कैंडिडेट चुना जाता है SC ST OBC और माइनॉरिटी का, अर्थात बहुजनों का जो कैंडिडेट चुना जाता है, लोगों को ये दर्शाया जाता है कि ये उनका नुमाइंदा है, ये उनका जननेता है, ये SC ST OBC का प्रतिनिधि है, ये दर्शाया जाता है। जबकि वो नामात्र का प्रतिनिधि होता है, जबकि वो करता है सिर्फ मनवादियों के काम और उन ब्राह्मणवादियों के काम करता है। अब वोट का सीमांकन देखिए, वोट का सीमांकन भी इस प्रकार करते हैं लोग कि उसमें कहीं न कहीं मनवादी और ब्राह्मणवादी लोग वोट डालने में निर्णायक साबित हो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है
जब हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जब एक हो जाते हैं तो ये कहीं न कहीं जाकर के ये ऐसा वैसा चक्कर चलाते हैं कि उनमें से कुछ वोट तोड़ देते हैं और फिर कहीं न कहीं ये सब एक मत होकर के किसी एक बंदे को ये वोट दे करके जितवा ले जाते हैं। इस प्रकार ये दर्शाया जाता है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के चुने गए प्रतिनिधि वो हमारे नुमाइंदे हैं और हमारे लिए काम करेंगे, हमारे समाज के लिए काम करेंगे, हमारे समाज या बहुजन समाज के पक्ष में जो पॉलिसी आएगी, शिक्षा और रोजगार की पॉलिसी जाएगी, विकास कार्य होंगे, उन सब के बारे में वो काम करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको टिकट देने से लेकर के जितवाने तक और दूसरा जो नया चुनाव आता है, जो अगला चुनाव आता है, तब तक उनको इस प्रकार ऐसी चक्रव्यूह फंसा के रखते हैं और ये दर्शाते हैं कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, जबकि हमारे नुमाइंदे बिल्कुल नहीं होते, वो उनके दलाल और भड़वे होते हैं। इस प्रकार से हमारे हक और अधिकार को छीनने के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए, हमारे शिक्षा और रोजगार में हमको पिछड़ाने के लिए और भी कई हमारे विरुद्ध कई अत्याचार करने के लिए इस प्रकार इन नुमाइंदों को चुना जाता है। जब ये नुमाइंदे चले जाते हैं संसद में, जब ये विधानसभा में बैठते हैं, तो हमारे खिलाफ बनने वाली पॉलिसी के विरोध में कभी नहीं बोलते। ये उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं, उन्हीं के पक्ष में वोट डालते हैं, या उन पॉलिसी जो हमारे विरुद्ध पॉलिसी बनती है उनके ही पक्ष में वोट डालते हैं। और यदि कभी ऐसा करें भी कि हमारे विरुद्ध होने वाली पॉलिसी के पक्ष में बोले, तो कहीं न कहीं इनको ऐसा डर दिखाया जाता है, कहीं न कहीं ये फंसे होते हैं, किसी न किसी करप्शन में, किसी व्यभिचार में फंसे होते हैं और जिनकी रिपोर्ट सारी की सारी उनके पास होती है, अर्थात इनकी नसें दबी होती है और इसीलिए ये हमारे पक्ष में खुल करके नहीं बोलते। इसीलिए हमारा और SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है, इसका गलत इस्तेमाल होता है और ये दलाल और भड़वे दुनिया को ये दिखाते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, जबकि ये हम पर अत्याचार करने के लिए इनको बिल्कुल इस तरह से तैयार किया जाता है और फिर जितवा करके हमारे ऊपर नियुक्त किया जाता है। ये मंत्री भी बनते हैं, ये और भी ऊंचे ओहदे पे जाते हैं और इनको हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जब तक लकड़ी का पैसा कुल्हाड़ी में नहीं लगेगा, तब तक लकड़ी का पेड़ काटा नहीं जाएगा। इसीलिए ये ठीक हमारे विरुद्ध लकड़ी के बैसे की तरह काम आते हैं। ये या तो बिल्कुल मूर्ख होते हैं, या कानून के बारे में नहीं जानते, संविधान के बारे में नहीं जानते, या फिर कहीं न कहीं अपराधी किस्म के लोग होते हैं जो उन्हीं अपराधियों का साथ देते हैं जो अपराधी हमारे विरुद्ध अत्याचार करते हैं। आज का विषय यहीं तक। जय भारत। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।